अध्याय 1। रखेलों के रैंक इस प्रकार विभाजित हैं। सभी के अनुसरण के लिए https://hacgia149.wrdpress.com के संपादित संस्करण से कॉपी किया गया प्रकाशित पुस्तक में शामिल नहीं है। पहली रैंक इंपीरियल नोबल कंसोर्ट, पहली रैंक नोबल कंसोर्ट, पहली रैंक उपपत्नी, दूसरी रैंक इंपीरियल उपपत्नी, दूसरी रैंक इंपीरियल उपपत्नी, मुख्य उपपत्नी, इंपीरियल उपपत्नी, मुख्य उपपत्नी, दूसरी रैंक इंपीरियल उपपत्नी, इंपीरियल। किसी ने एक बार कहा था, अगर किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध समय के माध्यम से यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है, हरम में एक उपपत्नी बनने के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 18 पीढ़ियों के पूर्वजों ने बहुत सारे अनैतिक काम किए थे, तो उसके पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो सम्राट के दिल को प्रशिक्षित करने की पहल करें, या बस निष्क्रिय रूप से बैठे रहें और सम्राट और उसके हरम को उसे निगलने दें। ट्रांग लेक येन ने एक बार इस व्यक्ति का मजाक उड़ाया था कि उसके दिमाग में समस्या है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे तुरंत एक सिद्धांत समझ में आ गया। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता, बस हम इसके कारण की उम्मीद नहीं कर सकते। मार्च फूल आड़ू के फूल पूरी तरह खिले हुए थे, लेकिन इस हरम में हर कोई फूलों से ज्यादा खूबसूरत था। महारानी के महल के बाहर रखेलें सभी अलग अलग थी। कुछ सुंदर थी, कुछ आकर्षक थी, कुछ मोहक थी। वे अपनी दासियों को आगे बढ़ा रही थी और इत्मीनान से चल रही थी। जब उनकी नज़र महल के दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठी महिला पर पड़ी, तो उन सभी के चेहरे पर एक खुशी की झलक थी। मास्टर जी वू ने अपनी आंखें घुटनों पर बैठी आकृति से हटा लीं। थोड़ा डरते हुए अपनी आवाज कम की, ध्यान से अपने मालिक की अभिव्यक्ति को देखा। उपपत्नी ट्रांग ने महल की नौकरानी को ठंडी नजर से देखा। जब आप इतनी डरी हुई हैं, तो यह कैसा रूप है? तावू को सीधा खड़ा देखकर उसने घुटनों के बल बैठे व्यक्ति को तिरस्कार से देखा। मेरी छोटी बहन घमंडी और घमंडी है। आज इस तरह उसका चेहरा गिर रहा है, शायद उसने कुछ उपयोगी सीख ली है। एक्साई वू ने झुआंग जियू की आंखों में मुस्कुराहट को देखा और अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंड लगी। एहसान और फीनिक्स गाड़ी से पहले एहसान से बाहर हो गया था, इसलिए वह इस तरह से समाप्त हो गई थी। इक्युलस हारेम, लेकिन किसी कारण से वह यहाँ एक विघटनकारी उपपत्नी बन गई थी। उच्चतर व्यक्ति उसे कुचलकर मार सकता है। महल में न तो कोई रुतबा था और न ही कोई सम्मान। एक लड़की के भाग्य के बारे में सोचते हुए ट्रांग लेक येन ने एक लंबी सांस ली। अपनी ढीली आस्तीन के नीचे अपने घुटनों को रगड़ते हुए ट्रांग लेक येन ने अपना सिर ऊपर उठाया और ऊपर लगे साइन बोर्ड को देखा, कैना ओंग पैलेस, जहां हरम की सभी महिलाएं जाना चाहती थी। उसके दिमाग में ऐसी यादें भर गईं जो उससे संबंधित नहीं थी। ट्रांग लेक येन को सिरदर्द महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे करके अपनी भौहों को छिपाया। एक और जीवन जीते हुए वह इस तरह से परेशान नहीं हो सकती थी। लेकिन 18 पीढ़ियों से उसके पूर्वजों ने क्या बुरे काम किए थे, जिससे वह अचानक सुंदरियों के इस समूह की सदस्य बन गई, जो सम्राट नामक बड़े बॉस पर हमला करने में माहिर थी। और इतना ही नहीं, एक सदस्य जिसके हमले और बचाव बिंदु दोनों बेहद कम थे। मुझे लगा कि यह कोई महिला घुटनों के बल बैठी है, लेकिन यह ट्रांग हुई नगी निकली। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ता देख मेरा दिल टूट गया। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों के कोने बोलने वाले व्यक्ति की नीली स्कर्ट पर घूम गए। उसकी आवाज जानबूझकर ऊंची थी। जाहिर है कि इस शरीर के पिछले मालिक के साथ किसी का बुरा रिश्ता था। इसके अलावा वह उसे बदकिस्मत देखकर बहुत खुश थी। यह देखा जा सकता था कि यह एक चतुर व्यक्ति नहीं था। कोई भी थोड़ी सी भी बुद्धि वाली उपपत्नी रानी के महल के द्वार पर इस तरह का अहंकार प्रदर्शित नहीं करेगी।
दास माँ जियू को बधाई देता है। ट्रांग लेक येन के बगल में घुटनों के बल बैठी एक महल की नौकरानी ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया, मानो उसे डर हो कि अगर वह थोड़ी धीमी हुई तो माँ टिप डू दुखी हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति ने बहुत ही उचित तरीके से झुककर प्रणाम किया, फिर पहले की तरह अपनी पीठ सीधी कर ली। माँ टिप डू का परिचय ट्रैंग लाख येन को जल्दी से याद किया गया। एक स्मार्ट महिला को पता होना चाहिए कि कब झुकना है और कब खिंचाव करना है, उसने सोचा। इस समय उसका सिर झुकाने के लिए उसके सिर को मोड़ने की तुलना में होशियार था। उसकी स्मृति में यह माँ टाइप डू कई वर्षों से महल में था। सबसे पहले वह भी था, लेकिन वह कुछ भी था जो कि कुछ समय के लिए था। अगर हम कहते हैं कि माँ टाइप डू का व्यवहार इस बार बहुत विचारहीन था, तो ट्रांग लेक येन के पिछले व्यवहार को ब्रेनलेस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बस सम्राट से थोड़ा ध्यान आकर्षित करने के बाद वह अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जल्दी में थी, जो कि उसके पिछले जीवन में कुछ फिल्में नहीं थी। किसी को भी नीचे देखने में सक्षम हो, लेकिन यह ट्रैंग उई नगी, जिसे मूल रूप से एक महान महिला से उई नगी तक पदोन्नत किया गया था, अचानक भूल गया था कि वह कौन थी। पहले से वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और फिर पश्चिम चली गई, इस अराजक स्थिति को अपने पीछे छोड़कर। उसके पिछले जीवन की नौकरी के लिए उसे ऐसे बोलना था जैसे वह अच्छा गाती हो और एक फिल्म स्टार की तरह अभिनय करती हो। ऐसा लग रहा था कि उसे इस जीवन में जीवित रहने के लिए अभी भी उस प्रतिभा का उपयोग करना होगा। लेकिन इस बिंदु पर आकर यदि कोई सम्राट के साथ सामूहिक व्यवहार नहीं करता, तो सम्राट उसे प्रशिक्षित करेगा। इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक दुखदायी है? घुटनों में सुन्नता ने उसे गहराई से महसूस कराया कि हम बहनों को खुशी से जीना चाहिए और वीरतापूर्वक मरना चाहिए। भले ही हम सम्राट पर घात करने में विफल रहें, यह इस हरम द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाने से बेहतर है। आर्थिक दृष्टिकोण से सम्राट का आनंद लेने के लिए किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत दूसरे पक्ष को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भोजन, कपड़े, नींद और मनोरंजन की उनकी जरूरतें पूरी हों। उसे गाड़ी चलाते समय पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की चिंता नहीं करनी पड़ती, काम पर जाते समय परेशान करने वाले ग्राहकों से मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ती, उसे जल्दी घर से निकलने और देर से घर आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसे ढेर सारा काम करना पड़ता है और उसे एक निश्चित वेतन मिलता है। या उसे इस सम्राट को अनुशासित कैसे करना चाहिए? भले ही सफलता की संभावना कम हो, लेकिन कम से कम इस जगह पर रहने का एक लक्ष्य तो है। मनुष्य को किसी बुरी परिस्थिति से डर नहीं लगता, उसे तो बस इस बात का डर लगता है कि उसके पास प्रयास करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है ना? माँ जियू ने देखा कि वह लंबे समय से ट्रांग लेक येन को उकसा रही थी, लेकिन उसने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके दिल में खुशी धीरे धीरे असंतोष में बदल गई। ट्रांग उई नगी, यह कैसे है? मेरे जैसा जियू आपकी प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है। उपपत्नी माँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतना दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि महारानी ने मुझे यहाँ घुटने टेकने का आदेश दिया है। मैं लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता। कृपया समझिए उपपत्नी माँ। ट्रांग लेक येन ने अपना सिर नीचे कर लिया। माँ टाइप डू के हाव भाव को नहीं देखा, वह सिर्फ एक बलि का मोहरा थी। उसकी मारक क्षमता उन पत्रकारों के मुकाबले एक अंश भी नहीं थी जिनसे वह पहले मिल चुकी थी। उसे याद आया कि उस समय उसकी कंपनी के दूध उत्पादों में समस्याएं थीं। मीडिया के सवालों का सामना करते हुए वह अभी भी उन्हें ठीक से संभालने में सक्षम थी और उन पत्रकारों की जुबान तीखी थी। यह सही है, यही कारण है कि उसे यहाँ निर्वासित किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के उत्पाद की गुणवत्ता में कोई समस्या थी? पीआर विभाग,
के प्रमुख के रूप में उसे मीडिया के सामने आना पड़ा और ग्राहकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, इसलिए वह बुरी तरह मर गई और यहाँ तक कि उसे इस आतंकवादी जगह पर धकेल दिया गया। तो इस दुखद समय यात्रा का उसके 18 पीढ़ियों के पूर्वजों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्या यह सब उसके द्वारा ही किया गया है। PR, जनसंपर्क। हकीकत ने पूरी दुनिया को सच बता दिया है। नकली सामान बनाने और बेचने वाली कंपनियों और दुकानों को निश्चित रूप से प्रतिशोध मिलेगा, लेकिन क्या वह बहुत अनुचित व्यवहार कर रही है? वह तो बस एक मासूम PR मैनेजर है। उसके जैसे PR मैनेजर पहले से ही इतनी दयनीय स्थिति में हैं। मुझे आश्चर्य है कि उसके बॉस को अगले जन्म में किस तरह का पुनर्जन्म लेना होगा ताकि वह आक्रोश को शांत कर सके। कारण और प्रभाव चक्रीय है और अंततः प्रतिशोध होगा। यह वास्तव में सत्य है। माँ टिप्डू ने देखा कि त्रांगुई नगी को उसकी परवाह नहीं है और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो नहीं जानते कि कब रुकना है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तुम नियमों को समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें घुटने टेकने की सजा से छूट देता हूँ। किसी समय रानी उन दो लोगों के पीछे प्रकट हुई। उनके पूरे शरीर से एक महान आभा निकल रही थी। इस रखेल के शब्द और कार्य उचित नहीं थे। सौभाग्य से रानी ने उसे सिखाया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आपकी दयालुता ने इस रखेल को केवल घुटने टेकने की सजा दी। यह रखेल वास्तव में शर्मिंदा है। ट्रांग लेक येन ने बोलना समाप्त किया, झुकी और धीरे से खड़ी हुई, सीधी हुई और पाया कि उसके घुटने सुन्न हो गए थे। लगभग सारी संवेदना खत्म हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई दर्द नहीं दिख रहा था। लेकिन इस तरह की फूलदार बातें सीखना वाकई शर्मनाक है। बात बस इतनी है कि अगर कोई अच्छी तरह जीना चाहता है तो उसे पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना होगा। कहावत, सभी चीजें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, स्वर्ग चुनता है। जो अनुकूलन करते हैं वे जीवित रहते हैं। सिर्फ प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों में कही गई कहावत नहीं है। ट्रांगुई नगी को इतना समझदारी भरा काम करते देख महारानी की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी और खुशनुमा हो गई। आखिरकार वह सिर्फ एक उपद्रवी थी जो सम्राट के पक्ष में था। हरम से एक व्यक्ति को घटाएं। मास्टर, ट्रांग लेक येन के बगल में खड़ी महल की नौकरानी ने माँ टिप्डू को जाते हुए देखा, जल्दी से उसे उठाने में मदद की। उसकी आंखों में चिंता नकली नहीं थी। ट्रांग लेक येन ने देखा, अगर उसकी याददाश्त में कोई गलती नहीं थी तो इस महल की नौकरानी का नाम वान टिच था, जिसे इस शरीर के पिछले मालिक ने हवेली से यहाँ लाया था। ट्रांग फू ने ट्रांग लेक येन के महल में प्रवेश के लिए बहुत सावधानी से तैयारी की थी, लेकिन एकमात्र चीज जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि ट्रांग लेक येन का मन निषिद्ध महल में मौजूद रहने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसका अंत आज जैसा हुआ। चलो घर चलते हैं। महारानी के इस रवैये को देखते हुए शायद वह अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। अब उसे जो करने की जरूरत है वह है आराम करना, ठीक होना और सावधानी से योजना बनाना। इतिहास में हरम की बहुत सारी त्रासदियों को देखने के बाद ट्रांग लेक येन बहुत स्पष्ट रूप से समझता है कि सम्राट के लिए महिलाएं सिर्फ औजार हैं। जब वे उन्हें पसंद करते हैं तो उन्हें संजोया और संजोया जाता है। जब वे उन्हें पसंद नहीं करते तो वे बस झाड़ू या चीर की तरह होते हैं जिन्हें फेंका जा सकता है। लेकिन इस हरम में बादशाह की कृपा के आधे हिस्से के बिना कोई व्यक्ति महल की दासी या हिजड़े के बराबर भी नहीं रह सकता। आराम से जीवन जीना तो दूर की बात है। अब जब आपके पास दोबारा जीने का मौका है तो क्यों न खुलकर जिएं? अगर वह अपने पीछे रखेल या कुछ और की प्रतिष्ठा छोड़ सकती थी तो इस बार यहाँ आना उसके लिए व्यर्थ नहीं होता।
अगर वह बताए कि उसे अभी सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस है, तो वह यह होगी कि उसे नई नौकरी मिलने में परेशानी होने का डर था। इसलिए उसने बकरी के दूध के उत्पाद बनाने वाली कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उसे अब इन महिलाओं के साथ महल का खेल खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। चूंकि ट्रांगथी का शाही दरबार में काफी ऊंचा स्थान था, इसलिए शांगजा ब्यूरो ने ट्रांग लेक येन के लिए दाओ नोक कैक में रहने की व्यवस्था की, जो एक बहुत ही सुंदर स्थान था जिसके बाहर आड़ू का बगीचा था। अब मार्च की शुरुआत थी और आड़ू के फूल खिलने वाले थे। कौन जानता है कि जब फूल खिलेंगे तब यह जगह कितनी खूबसूरत होगी। शांगशी ब्यूरो सम्राट और हरम के दैनिक जीवन का ख्याल रखने वाले 6 ब्यूरो विभागों में से एक है। ये विभाग शांग शब्द से जुड़े हुए हैं, जैसे शांगई ब्यूरो कपड़ों के प्रभारी, शांगशी ब्यूरो भोजन के प्रभारी। ट्रांग लेक येन दाओ नोक कैक के पास लौट आई और तुरंत खुद को एक नरम कुर्सी पर गिरा दिया। वैन टिच के घुटनों पर थक कर झुक गई। युनशी के कौशल बहुत अच्छे थे, इसलिए झुआंग लुओयान ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग आधी अगरबत्ती जलने के बाद झुआंग लुओयान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। युनशी, लू यी कहाँ है? वान टिच ने ध्यान से अपने मालिक के हाव भाव देखे। न तो वह क्रोधित थी, न ही खुश। उसका दिल थोड़ा कांप रहा था। यह नौकर नहीं जानता। भूल जाओ, अब मैं सिर्फ एक बदनाम शाही उपपत्नी हूँ। जब वह वापस आएगी तो उसे शांगई ब्यूरो में कपड़े धोने वाली नौकरानी के रूप में भेज देना। दाओ यू मंडप उसे रखने के लिए बहुत छोटा है। बोलने के बाद ट्रांग लेक येन फिर से चुप हो गया और कुछ और नहीं कहना चाहता था। वैन टिच ने हिचकिचाते हुए कहा, मास्टर, अगर हम इस समय ल्यूक वाई को भगा देते हैं तो दूसरे महलों के मालिक। ट्रांग लेक येन ने व्यंग्य करते हुए कहा, वैसे भी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने साथ ऐसा गुलाम बिल्कुल नहीं रख सकता। चौंक कर वान टिच की भौहें थोड़ी सी झुक गईं। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसका दिल थोड़ा कांप उठा। हरम के उतार चढ़ाव के बाद मालिक अब पहले जैसा नहीं रह जाता। कभी-कभी केवल क्रूरता ही इस जगह पर जीवित रहने में मदद कर सकती है। जो लोग हरम में बहुत कोमल हैं, वे यदि जीवित भी रहें तो मृत्यु से भी बदतर जीवन जिएंगे। और वह, जो इतने सालों से विदेशी मामलों में काम कर रही थी, स्वाभाविक रूप से जानती थी कि अपने फायदे के लिए कैसे काम करना है। वह मासूम और कोमल लड़की नहीं रही जो वह हुआ करती थी। दोपहर के भोजन के समय दोपहर हो चुकी थी जब शांगशी ब्यूरो से कोई व्यक्ति भोजन लेकर आया। भोजन बहुत अच्छा नहीं था और यह अब गर्म भी नहीं था। ट्रांग लेक येन ने उदासीनता से मेज पर रखे खाने को देखा। नौकर यह नहीं बता पाए कि वह नाराज है या दुखी। खाना परोसे जाने के बाद ट्रांग लेक येन ने देखा कि कुल मिलाकर केवल 4 व्यंजन थे, एक कटोरी सूप और एक प्लेट स्नैक्स। सूप ठंडा था और डिम सम ताज़ा नहीं लग रहा था। उसने अपने हाथ धोए और कटा हुआ हरा शतावरी का एक टुकड़ा खाया। हालांकि यह ताज़ा नहीं था, लेकिन इसका स्वाद काफी अच्छा था। अपने पिछले जीवन में वह काम में बहुत व्यस्त थी और अक्सर उसे भोजन के लिए फास्ट फूड और इंस्टेंट नूडल्स खाना पड़ता था, इसलिए उसके लिए इस तरह का भोजन पूरी तरह से खाने योग्य था। यह देखकर कि शांगशी ब्यूरो द्वारा भेजे गए भोजन के कारण उसका मालिक नाराज नहीं था, कमरे में मौजूद महल की नौकरानियों और यमदूतों ने राहत की सांस ली। ट्रांग लेक येन के दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद ल्यूक वाई आखिरकार दाओ नोक कैक में लौट आया। उसने चाय का प्याला थामे रखा, ल्यूक वाई की ओर नहीं देखा जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। धूपबत्ती की आधी स्टिक के बाद उसने आह भरी।
मैं कभी भी ऐसी व्यक्ति नहीं रही जो दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करना पसंद करती हो। आज, ल्यूक वाई, तुम अपना पद छोड़कर अपना काम कर सकते हो। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम कभी मालिक और नौकर थे, मैं तुम्हें शांघी ब्यूरो भेजूंगी। जहां तक तुम क्या करने जा रहे हो, युनशी वहां के लोगों के साथ इस पर चर्चा करेगी। चिंता मत करो, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। मालिक, ल्यूक वाई को उम्मीद नहीं थी कि ट्रांगुई नगी, जो इतनी दयनीय स्थिति में आ गई थी, ऐसा करने की हिम्मत करेगी। यह सोचकर कि वह बहुत गुस्से में थी और बेतहाशा बात कर रही थी, उसने बार बार दया की भीख मांगी। कृपया, मालिक, कृपया, कृपया। यह नौकर भविष्य में फिर से हिम्मत नहीं करेगा। फुकबाओ, अपना मुंह बंद करो, मैं आज थक गई हूँ। मैं अब ये शब्द नहीं सुनना चाहती। ट्रांग लैकयेन खड़ी हो गई। एक उपपत्नी के दैनिक लाभों का आनंद लेने का फैसला किया, एक झपकी लेना। यदि आप अच्छे खाने और अच्छी नींद जैसे लाभों को देखते हैं, तो एक उपपत्नी होना विभाग के प्रमुख के रूप में उसकी पिछली स्थिति से बहुत बेहतर लगता है। क्या यह उसके बदकिस्मत भाग्य के लिए मुआवजा माना जाता है जब वह देहांतरण कर रही थी? पिछले जन्म में महिलाओं को पुरुषों की तरह, पुरुषों को जानवरों की तरह मानने वाले समाज में झपकी लेना केवल एक परी कथा थी। खाने और सोने में मदद करने के लिए एक नौकर होना और भी अधिक एक कल्पना थी। इसलिए ट्रांग लैकयेन बहुत संतुष्ट महसूस करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगले जन्म में उसके मालिक को निश्चित रूप से सूअरों और कुत्तों से भी बदतर दिन जीने होंगे। आखिरकार, यही सभी पापों की जड़ थी। केवल तुलना करके ही कोई अंतर देख सकता था, केवल अंतर से ही कोई मनोवैज्ञानिक संतुलन रख सकता था। इसके अलावा, उसके माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे, और अब जब वह चली गई है, तो कोई भी दुखी नहीं होगा और उसके लिए शोक नहीं मनाएगा। इसे भाग्य से मुआवजा भी माना जा सकता है, इसलिए उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। बेशक, यह बेहतर होगा कि सम्राट कभी कभार कुछ व्यक्तिगत जरूरतों को हल करने के लिए आए और साथ ही साथ उसे बढ़ावा भी दे। ऐसे शानदार वसंत में वह झपकी लेने से खुद को रोक नहीं पाई। आपने कहा कि इस समय सबसे पसंदीदा इंपीरियल नोबल कंसोर्ट थोक, इंपीरियल नोबल कंसोर्ट नुहू और इंपीरियल नोबल कंसोर्ट येन है। भरपेट खाने और अच्छी नींद लेने के बाद ट्रांग लैकयेन ने अपने नौकरों को बुलाया, हरम की स्थिति का जायजा लिया और अंततः महसूस किया कि उसे उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जी महाराज। दूसरे नंबर पर 3 लोग हैं, निन्हफी, तूचुडुंग और दीप थुकनगी। इन तीनों महिलाओं का भी सम्राट के सामने उच्च स्थान है। हियेनफी और वियेनफी के लिए वे लोग थे जिन्होंने सम्राट की सेवा की थी जब वह अभी भी क्राउन प्रिंस थे। उनका पद सामान्य लोगों से अलग है। हाल ही में महामहिम ने बाग डुंग हुआ और किम लोंग नगी के साथ ट्रांग टिपडू को भी वरीयता दी है। U11 ने देखा कि जब ट्रैंग उनन नगी ने ट्रैंग टाइप डू के बारे में सुना, तो उसे थोड़ी सी भी असामान्यता नहीं थी। ओडब्ल्यूएस स्प्रिंग पर्वत की तरह था। डिप में एक असाधारण स्वभाव था, यहाँ तक कि इंपीरियल कॉन्सुबाइन BCH डांग होआ और इंपीरियल कॉन्सुबाइन किम लोंग पानी के रूप में कोमल थे, जिससे लोग उन्हें प्यार करते थे। यदि पिछले जन्म में हर कोई अपने आसपास उच्च श्रेणी के उपग्रहों का समूह रखने वाला होता, तो यह केवल अफसोस की बात है कि वे गलत जगह पर पैदा हुए। यहाँ तक कि इस शरीर की सौतेली बहन ट्रांग टाइप डू भी एक असाधारण सुंदरता वाली महिला है। हाल ही में उसे कुछ बार सम्राट का अनुग्रह प्राप्त हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि इस शरीर के मालिक को सम्राट के सिर से बाहर निकाले जाने से पहले केवल कुछ बार ही अनुग्रह प्राप्त हुआ था। एक सम्राट के लिए केवल असाधारण सुंदरता का होना सम्राट का अनुग्रह बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हरम में सबसे प्रचुर चीज सुंदर चेहरे हैं।
जहां तक दो सबसे पसंदीदा लोगों थुक क्वी फी और येन क्वी टैन की बात है, दोनों ही नृत्य में अच्छे हैं। ट्रांग लेक येन ने चालाकी से खुद से सोचा, जो लोग नृत्य में अच्छे होते हैं उनके पास ज्यादातर लचीले शरीर, मुलायम कमर होते हैं। वे शायद सम्राट के किसी पहलू को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों न हो, सम्राट के लिए वह पहलू सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय ट्रांग लेक येन केवल 5वीं रैंक की शाही उपपत्नी है, इसलिए उसके साथ सेवा करने वाले केवल 3 महल की नौकरानियां और 3 किन्नर हैं। कुछ बेवफा लोगों को खत्म करने के बाद अब केवल महल की नौकरानियां वानटिच, थिना ट्रुक और किन्नर फुक बाओ हैं। सौभाग्य से दाओ नोक कैक के पास करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए अब जब कुछ लोग हैं तो यह शांतिपूर्ण है। अभी मेरे साथ सिर्फ तुम तीनों ही हो। अगर मैं तुम्हारा इस्तेमाल करता हूँ तो मैं तुम पर शक नहीं करूँगा। अगर मैं तुम पर शक करता हूँ तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूँगा। भविष्य में हम दोनों एक साथ गौरव और दुर्भाग्य साझा करेंगे। अगर मैं बादलों में ऊंचा चढ़ता हूँ तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से कीचड़ में नहीं डूबने दूंगा। ट्रांग लेक येन बेशक शाश्वत वफादारी में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब तक इस समय वे लोग उसके प्रति वफादार थे वह पर्याप्त था। वह उनसे मीठे शब्द कहने में संकोच नहीं करती थी। गुलाम ने मालिक के साथ मरने की कसम खाई। तीनों लोग ट्रांग लेक येन के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। वे सभी दाओ नोक कैक के अच्छे भविष्य की आशा कर रहे थे। स्वामी कृपा पात्र है और इस हरम में नौकर भी सीधे खड़े हो सकते हैं। क्या यही वह चीज नहीं है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं? अगर कोई अच्छी तरह से जीना चाहता है तो उसे परिस्थिति के अनुकूल ढलना सीखना चाहिए। इसलिए चाहे वह दूसरों के सामने घुटने टेकना हो या दूसरे उसके सामने घुटने टेक रहे हों, ट्रांग लेक येन शांति से स्वीकार कर सकती है कि एक स्मार्ट महिला को पता होना चाहिए कि कब झुकना है और कब खिंचना है। आज दूसरों के सामने घुटने टेकना, कल का इंतजार करना जब दूसरे उसके सामने घुटने टेकेंगे। सुंदरता होने का मतलब यह नहीं है कि कोई इष्ट होगा, लेकिन सुंदरता के बिना इष्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करना और भी मुश्किल है। हरम में सुंदरता पर्याप्त शर्त नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक आवश्यक शर्त है। पुरुष सभी कामुक होते हैं, चाहे वे सम्राट हों या आम लोग। इससे कोई लेना देना नहीं है कि वह एक बुद्धिमान राजा है या अत्याचारी। ट्रांग लेक येन खुद को भाग्यशाली मानती है क्योंकि उसके पास एक उत्कृष्ट शेल है। अपने पिछले जीवन में वह अभी भी खुद को कुछ हद तक सुंदर मानती थी, लेकिन इस शरीर की तुलना में यह अभी भी उससे बहुत दूर है। हालांकि एक सुंदर लड़की एक सुंदर दिखने के अलावा कोमल त्वचा की भी आवश्यकता होती है। एक सुंदर रूप जो पुरुषों को प्यार में डाल देता है लेकिन बहुत सुंदर नहीं हो सकता है, बहुत अधिक लोगों को अजीब महसूस कराएगा। इसकी कमी से उनमें लालित्य की कमी होगी। इस शरीर के पिछले मालिक के पास एक सुंदर दिखने के अलावा कुछ अन्य चीजें भी नहीं थी, इसलिए वह बहुत जल्दी ही लोगों की नजरों से ओझल हो गई। हरम में कभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो राजा के पसंदीदा थे, नहीं ऐसे लोगों की कमी थी जो राजा के पसंदीदा नहीं थे। इसलिए केवल आधे महीने के बाद महल में रखैलों ने ट्रांगुई नगी का मजाक उड़ाने में रुचि खो दी, और यहाँ तक कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर दिखाई न देने की आदत भी हो गई। धीरे धीरे त्रांगुए नगी की उपाधि रखैलों के मुंह से गायब हो गई। मास्टर, बाहर आड़ू के फूल पूरी तरह खिले हुए हैं। क्या आप बाहर जाकर कुछ देर उनका आनंद लेना चाहेंगे? हालांकि यह पहले से ही मध्य वसंत था, यह मार्च अभी भी ठंडे वसंत के मौसम की तरह ठंडा था। थिना ट्रुक ने थोड़ा पुराना लबादा लिया और ट्रांग लेक येन के कंधों को ढक दिया। ट्रांग लेक येन ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर झुकाया, लबादा अपने शरीर के करीब खींचा और थिना ट्रुक की ओर बढ़ा। यह अच्छा है,
आखिरकार इन दिनों कमरे में रहना थोड़ा उबाऊ है। दाओ नगोक कैक के मुख्य द्वार के बाईं और एक छोटा सा आड़ू का बगीचा है। चूंकि ट्रांगुई नगी का पक्ष गिर गया है, इसलिए रखैले यहाँ बहुत कम आती हैं। ट्रांग लेकयेन ने साहित्यिक बनने और कविता की कुछ पंक्तियां सुनाने के इरादे से एक स्वप्निल, हल्के गुलाबी रंग की जगह में कदम रखा। फिर उसे तांग और सांग राजवंशों की 300 कविताएं न पढ़ने का पछतावा हुआ। आगे पीछे सोचते हुए उसे केवल एक पंक्ति याद आ सकी, अब गुलाबी गाल कहाँ है, अनुपस्थिति कहाँ है, आड़ू के फूल अभी भी वसंत की हवा के साथ खेलते हैं। थोई हो द्वारा राजधानी के दक्षिणी हेमलेट में कविताएं से अंश तानदा की कविता का अनुवाद। हालांकि इस समय वह खुशी से फूलों की प्रशंसा कर रही थी। कविता की ऐसी दुखद और मार्मिक पंक्ति का पाठ करना वास्तव में अनुचित था। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और हार मान ली, अपने बालों में लगाने के लिए लापरवाही से फूलों की एक शाखा चुनी। अपने पिछले जन्म में मैंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज मुझे अंततः अपनी युवावस्था से ही राजकुमारी बनने के सपने को पूरा करने का मौका मिला है। मास्टर, यह फूल तब और भी सुंदर और मुलायम हो जाता है जब आप इसे अपने बालों में लगाते हैं। थिनर ट्रुक ने ट्रांग लेकयेन को उत्साहित देखा तो वह उसके पास गया और कुछ खुशी भरे शब्द कहे। मुझे इस तरह से सांत्वना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आड़ू के फूल इतने शानदार होते हैं, मेरे जैसा कोई व्यक्ति उनकी तुलना करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मैं फूलों की सुंदरता के कारण उनमें केवल थोड़ी और सुंदरता जोड़ सकता हूँ। उसने आड़ू के फूलों के बगीचे को पूरी तरह खिलते हुए देखा। अचानक उसे अपनी बहन की कही बात याद आ गई, एक लड़की के रूप में आड़ू के फूल की तरह मत बनो। हालांकि यह किसी और की तरह शानदार ढंग से खिलता है, लेकिन जब यह मुरझा जाता है तो यह दुख के अलावा और कुछ नहीं होता। वह एक रोमांटिक और साहित्यिक व्यक्ति थी, इसलिए उसकी तुलना की गई थी। और ट्रांग लेकयेन के शब्दों में, एक महिला को बस अपनी सारी उम्मीदें एक आदमी के प्यार नामक चीज पर नहीं लटकानी चाहिए। चाहे वह किसी भी तरह का फूल हो, वह हमेशा शांति से रहेगी और किसी से बंधी नहीं रहेगी। अगर हम आड़ू के फूल के सबसे अच्छे बिंदु के बारे में बात करते हैं तो यह है कि आड़ू गर्म गर्मी के बीच में खिलता है, लेकिन स्वाद मीठा, ठंडा और स्वादिष्ट होता है। इस बारे में बात करते हुए ट्रांग लेक को आड़ू के पेड़ देखने की उम्मीद थी, जो फल किसी भी जहरीले रसायन से दूषित नहीं होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। अगर मालिक चाहें तो आड़ू के पकने तक प्रतीक्षा करें। हम सूखे आड़ू बनाने के लिए थोड़ा और आड़ू तोड़ सकते हैं। थिनर ट्रुक ने ट्रांग लेकयेन को गिरने से बचाने के लिए सावधानीपूर्वक उसे सहारा दिया। कोई जरूरत नहीं, मुझे आड़ू खाना सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे उनकी ताजगी पसंद है। अगर मैं सूखे आड़ू बनाऊं तो इससे बेहतर क्या होगा। ट्रांग लेकयेन ने अपना सिर हिलाया, अपनी स्कर्ट उठाई और फूलों की एक टहनी उठाने के लिए आगे बढ़ी। आज उसने आड़ू के फूलों से कढ़ाई की हुई बर्फ सफेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि यह वर्तमान दृश्य के लिए बहुत उपयुक्त लग रही थी, लेकिन हिलना डुलना काफी असुविधाजनक था। अभी अभी आड़ू के फूल उसके कॉलर पर गिरे थे, जिससे उसे थोड़ी खुजली और असहजता महसूस हो रही थी। आधुनिक लोगों की नज़र में प्राचीन महिलाओं की महल की पोशाकें सभी उत्तम थी। केवल एक चीज जो सही नहीं थी, वह यह थी कि उनका उपयोग करना मुश्किल था। हालांकि महिलाएं अक्सर सुंदरता के लिए सभी कठिनाइयों को पार कर जाती हैं। ट्रांग लेकयेन भी इस लक्ष्य की ओर प्रयास कर रही थी। मालिक और नौकर को आड़ू के बगीचे में एक पत्थर की मेज खोजने में मुश्किल हुई। इससे पहले कि वे बैठ पाते, हवा का एक झोंका आया और आड़ू के फूल बारिश की तरह गिरने लगे। अगर कोई इसे देखता तो शायद इसकी तारीफ करता, फूल सुंदर है
और व्यक्ति फूल से भी ज्यादा सुंदर है। जहां तक ट्रांग लेक येन की बात है, तो इस समय वह अपनी आंखों को ढक रही थी, लगभग उन्हें तब तक रगड़ रही थी जब तक कि वे लाल नहीं हो गईं। फिल्म में फूलों की वर्षा के नीचे खड़ी एक सुंदरी मंद मंद मुस्कुरा रही है। कितना सुंदर दृश्य है। जब उसकी बारी आती है तो वह इतनी बुरी तरह से आंखों में गिरती धूल में कैसे बदल जाती है। थिन ट्रुक, मुझे वापस जाने में मदद करो। उसने इसे कुछ बार रगड़ा। उसे लगा कि जितना ज्यादा वह रगड़ेगी, यह उतना ही असहज होता जाएगा। आखिरकार उसने वापस जाकर इसे पोंछने के लिए गीला तौलिया लाने का फैसला किया। कुछ देर तक हाथ बढ़ाने और किसी को भी मदद करते न देखकर उसने भौहें सिकोड़ी। थिनर ट्रुक का उत्तर न सुनकर ट्रांग लेक येन ने उस आंख को खोलने की कोशिश की जिस पर धूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। एक नजर डाली और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। आपकी उपपत्नी महाराज को नमस्कार करती है। पीछे मुड़कर देखने और दर्शकों को अचंभित करने के बारे में क्या कहा जाए? उस कविता के बारे में क्या कहा जाए जिसने सम्राट का दिल जीत लिया था? वह सब बेकार हो गया। अब केवल एक मुरझाए सेब के समान छोटा सा चेहरा रह गया है। वह कितना सुंदर हो सकता है, कितना आकर्षक और मनमोहक हो सकता है। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं। सम्राट थान तुयेन की उम्र अभी 30 वर्ष भी नहीं हुई थी, लेकिन अंदर बाहर से वे एक रोमांस उपन्यास के पुरुष नायक की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। केवल एक कमी थी, शायद एक ऐसे पुरुष नायक की जो महिला नायक के प्रति अपनी जान देने तक के मोह में आ सके। खान है। यह अनुमान लगाया गया था कि सम्राट के आसपास बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं थीं, या ट्रांग लेक येन ने किसी और के लिए अपना दिल बदल लिया था, जिसके कारण सम्राट उसे तुरंत नहीं पहचान पाया। जो भी कारण हो, उसने अपने दिल में एक बात समझी। यह ट्रांगुई नगी जिसे कई बार पसंद किया गया था, उसे बहुत पहले ही सम्राट थान तुयेन के दिमाग से निकाल दिया गया था। अगर उसे सही से याद है, तो इस सम्राट थान तुयेन का नाम एक रोमांस उपन्यास में पुरुष प्रधान के लिए बहुत उपयुक्त था, फोंग कैन। इतने पूर्ण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि महल की सभी महिलाएं उसके लिए जमकर लड़ रही थी। इस युग में सम्राट के पद के प्रति श्रद्धा का उल्लेख नहीं करना, केवल उन मासूम लड़कियों के बारे में बात करना जो छोटी उम्र से ही बॉर्डियर में पली बड़ी थी, ऐसे प्रतिभाशाली और सुंदर युवक से मिलकर वे कैसे प्रभावित नहीं हो सकती थीं? प्रेमियों और सत्ता के लिए लड़ना एक ही बात है। कुछ लोग अंत तक हंस सकते हैं, लेकिन सम्राट अपने पूरे जीवन में एक शानदार और आरामदायक जीवन जी सकता है और साथी के रूप में अनगिनत खूबसूरत महिलाएं रख सकता है। इसलिए भले ही वह आदमी फानेन जितना सुंदर हो और दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली हो, वह आपकी सारी सच्ची भावनाओं को देने के लायक नहीं है। फानेन एक और नाम फान नाहक है। हाँ, नाम से पश्चिमी जिन राजवंश के दौरान रहते थे, उन्हें चीनी इतिहास की प्रतिभा माना जाता है, जिन्हें प्राचीन चीन की 4 महान सुंदरियों में शीर्ष स्थान दिया गया है। महाराज, मैं दाओ नोक कैक की शाही उपपत्नी ट्रांग थी हूँ। ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी, आंसू बह रहे थे जिससे वह और भी दुखी लग रही थी। तभी थान तुयेन सम्राट को याद आया कि उसके सामने वाली लड़की कौन थी। वह ट्रांग टाइप डू की छोटी बहन निकली। पहली नजर में उसे लगा कि वह एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ बार उससे मिलने के बाद उसे नीरस और उबाऊ लगा, इसलिए वह फिर कभी नहीं आया। आज पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगा कि वह उतनी नीरस नहीं थी जितना उसने सोचा था। अपने स्वामी को वापस लाने में सहायता करो और सावधानी से उनकी सेवा करो। सम्राट थान तुयेन ने व्यक्तिगत रूप से ट्रांग लेक येन के चेहरे पर आंसू पोंछे। उनकी आवाज शांत थी, किसी भी तरह की घृणा का संकेत नहीं दिखा।
ट्रांग लेक-येन ने एक सांस ली। वह नहीं चाहती थी कि उसकी महान महत्वाकांक्षा शुरू होने से पहले ही धराशायी हो जाए और रेत पर मर जाए। लेकिन इस सम्राट का दिमाग वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो 1 महीने पहले ही उससे मिलने आया था। वह उसे इतनी जल्दी कैसे भूल सकता था? उस दोपहर जब ट्रांग लेक-येन आधे से ज्यादा ठंडा हो चुका खाना खा रही थी, तब किएन चीन पैलेस से इनाम की चीजें नीचे भेजी गईं। इनाम की चीजें ज्यादा नहीं थी, सिर्फ लेपिस लाजुली से बनी आड़ू के फूलों की हेयरपिन की एक जोड़ी और आड़ू के फूलों से कढ़ाई की गई श्रद्धांजलि रेशम के कुछ टुकड़े। लेपिस लाजुली हेयरपिन को देखकर यह बहुत ही नाजुक तरीके से गढ़ा गया था। इस युग में इसे एक बहुत ही सुंदर और कीमती वस्तु माना जा सकता था, लेकिन ट्रांग लेक-येन जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल को देखने के आदी किसी व्यक्ति की नज़र में यह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था। उसे बस थोड़ा सा संदेह था, क्या ऐसा हो सकता है कि आज सुबह उसकी दयनीय उपस्थिति ने सम्राट को उसे अलग नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया हो? ऐसा लगता है कि इस सम्राट को अपने स्वाद को लेकर थोड़ी समस्या है। हरम में कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि ट्रांग लेक-येन फिर से खड़ी हो सकती है। हालांकि वह कुछ हद तक सुंदर है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बुरा है। वह कब तक कृपा पात्र रह सकती है? लेकिन अब खबर फैल गई है कि सम्राट ने उसे पुरस्कृत किया है। इससे अन्य लोगों का मूड थोड़ा जटिल हो गया है। महाराज ने क्रिस्टल हेयरपिन की वह जोड़ी त्रांगुई नगी को दी थी। रानी ने अपने हाथ में बौद्ध मालाओं को घुमाया। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी जब उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि इस त्रांगुई नगी के पास भी कुछ चालें हैं। मैंने उसे कम करके आका है। ठीक है, हुआ नोक, जाओ और ब्रोकेड का वह टुकड़ा ले आओ जो मुझे पिछले महीने मिला था और इसे दाओ नोक मंडप में भेज दो। जी श्रीमान। हुआ नोक सावधानी से बाहर निकल गई और जब वह पलटी तब भी उसने रानी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं देखा। दाओ नोक मंडप पिछले कुछ दिनों की तुलना में बहुत अधिक चहल पहल वाला था। शांगगोंग ब्यूरो के लोग एक के बाद एक जरूरी सामान लेकर आते रहे, मानो वे पूरी तरह से भूल गए हों कि उन्होंने पिछले दिन क्या किया था। ट्रांग लेक-येन ने भी याद न करने का नाटक किया, बस उन्हें सामान पीछे छोड़कर चले जाने दिया। कोई अहंकार या घमंड नहीं दिखाया, लेकिन उसके रवैये ने यमदूतों को और भी असहज कर दिया। अगर उसे डांटा जाता तो अतीत भूल जाता, लेकिन आज इस ट्रांगुई नगी, जिसने दूसरी बार सम्राट की नज़र को पकड़ा था, के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। यह देखा जा सकता था कि उसके इरादे पहले जैसे नहीं थे। लेकिन हरम में ऐसे मालिक को नाराज करना और भी असंभव है, क्योंकि कभी-कभी एक महिला जितनी कोमल दिखती है, उसके तरीके उतने ही ज्यादा क्रूर होते हैं। मेरे मालिक को खबर देते हुए महारानी के महल की नौकरानी हेयू ने कहा कि महारानी ने सुना है कि आपकी सेहत ठीक हो गई है, इसलिए उन्होंने आपको कई गज ब्रोकेड का इनाम दिया है। युनशी झुआंग लोयान के पास आई। शाही कुलीन पत्नी शु, शाही कुलीन पत्नी निंग, शाही कुलीन पत्नी जू झाओरोंग और शाही कुलीन पत्नी यान भी हैं, जिन्होंने यहाँ कुछ चीजें पहुँचाने के लिए किसी को भेजा है। सब ले लो। आप सभी जानते हैं कि लोगों को कैसे धन्यवाद देना है। ट्रांग लेक-येन समझ गई कि ये लोग उसे लुभाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि मुख्य रूप से अपनी शक्ति दिखाने और उसे याद दिलाने के लिए ऐसा कर रहे थे कि उसे केवल सम्राट द्वारा पुरस्कृत किया गया था। उनकी नज़र में मैं सिर्फ एक छोटी सी रखैल हूँ जो बुलाए जाने पर आती है और आदेश दिए जाने पर चली जाती है। कोई भी मुझे कुछ भी दे, मैं फिर भी इनाम शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, युनशी पीछे हट गया। फू बाओ को आंख मारी जो उसके बगल में खड़ा था। उन दोनों ने सभी पुरस्कारों को रिकॉर्ड किया और उन्हें गोदाम में रख दिया। उन्हें समीक्षा के लिए झुआंग लुओयान को दिखाने के लिए नहीं लाया।
गोंग क्यानझेंग और फेंग जिन ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया और तुरंत स्मारकों को देखा। नपुंसक उपपत्नी के टोकन वाली एक ट्रे लेकर आया। कुछ टोकन चांदी, कांस्य या लकड़ी के बने थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कितने अलग अलग दर्जे थे, यहाँ तक कि नाम टैग के साथ भी भेदभाव किया जाता था। नपुंसक नपुंसक जो सम्राट के दैनिक जीवन का ख्याल रखता था। मूल रूप से टोकन को पलटने का कोई इरादा नहीं था। फेंग जिन पीछे हटने के लिए कहने वाले थे, जब उन्हें अचानक याद आया कि आज दोपहर अदालत के सत्र के बाद वह आड़ू के बगीचे से गुजरे और गलती से झुआंग लुओयान की शर्मिंदा और दयनीय अभिव्यक्ति देखी, जिसने उन्हें एक स्वाभाविक और मासूम अभिव्यक्ति महसूस कराई। उस आकस्मिक नज़र ने भी उसके मूड को एक ऐसी मुस्कान से मिलने से ज्यादा सहज बना दिया जो एक राज्य को तहस-नहस कर सकती थी। एक लकड़ी का कार्ड उठाकर उस पर लिखे नाम पर नजर डालते हुए उसने धीरे से उसे पकड़ लिया। आज रात दाउन गोक मंडप में दीप जलाए जाएंगे। हाँ सर। नपुंसक ने कार्ड पर नजर डाली और देखा कि उस पर दाओ नगोक कैक ट्रांग थी उई नगी लाक येन लिखा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे डर है कि दाओ नगोक कैक को कुछ दिनों के लिए दिखावा करने का एक और मौका मिल जाएगा। ट्रांग लाक येन को नपुंसक से दीपक जलाने का आदेश मिला। वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन सम्राट के उसके बिस्तर पर आने से उसे घृणा नहीं हुई। महल की नौकरानियों और नपुंसकों को खुश देखकर घबराकर कामों को बांटते हुए यह सब तैयार करने के लिए उसने एक आह भरी। कोई भी देख सकता था कि एक रखैल का अनुग्रह से बाहर हो जाना कितना भयानक था। नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए, धूप बत्ती जलाते हुए, जब थिना ट्रुक और वान टिच उसके लिए मेकअप करने वाले थे, तब ट्रांग लैक येन ने आखिरकार कहा, आप लोग इसे मेरे ऊपर छोड़ दें। जो पुरुष उत्तेजित होते हैं और अचानक लिपस्टिक की तेज गंध सूंघते हैं, उनकी रुचि खत्म हो जाने की संभावना होती है। इसके अलावा इस युग के हस्तनिर्मित सौंदर्य प्रसाधनों में सीसे की मात्रा बहुत अधिक होती थी। हालांकि यह त्वचा को गोरा और कोमल बना सकता था, लेकिन इसे पूरी रात लगाने से त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचता था। इस शरीर की त्वचा बहुत सुंदर थी, बस पाउडर की एक पतली परत लगाने की जरूरत थी। मंद मोमबत्ती की रोशनी में विलो पत्ती की भौहें अधिक कोमल और सुंदर लग रही थी, अधिक आसानी से जेड और सुगंध को पोषित करने की पुरुष भावना को जगाती थी। माथे के बीच में हल्के गुलाबी आड़ू के फूल से सजाया गया था। आज सुबह के दृश्य को अस्पष्ट रूप से याद करते हुए यह निश्चित रूप से इस सम्राट को गुप्त रूप से इसका आनंद लेने के लिए मजबूर करेगा। लोग अक्सर कहते हैं, एक महिला की शक्ल लकड़ी के टुकड़े की तरह होती है। सुंदरता सुंदर बालों के 3 हिस्सों, कपड़ों पर 3 हिस्सों, मेकअप पर 4 हिस्सों पर निर्भर करती है। जो कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं वे मोहक और आकर्षक होते हैं। जो कपड़े बहुत अधिक उजागर होते हैं वे अश्लील और साधारण होते हैं। कम से कम आपको यह जानना होगा कि कैसे कपड़े पहनने हैं, ताकि सम्राट को यह महसूस न हो कि आप पहली नज़र में बिस्तर में रेंगना चाहते हैं। एक लंबी, कमर को कसने वाली पोशाक और अर्धचंद्राकार ब्लाउज पहने एक सुंदरी अंधेरे में खड़ी होगी, जो कुछ हद तक अलौकिक और सुरुचिपूर्ण दिखेगी। खुद को सम्राट के स्थान पर रखकर देखें तो यह जितना अधिक दूर महसूस होता है, उतना ही यह जीतने की इच्छा को उत्तेजित करता है। क्या यह सच नहीं है कि दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाले हर आदमी में कुछ हद तक यह दोष होता है? लहराते हुए थिना ट्रुक और वैन टीच अपने सिर को पल और जेड टेबल में बदलने की योजना बना रहे थे और उनके शरीर को गहने में देखा गया था। उनके गुरु दोनों ने अपनी सावधानीपूर्वक गणना और खुश होने की कोशिश की। आइए, पैलेस में लड़कियों की उम्मीदों के साथ और कितनी सुंदरियों को चुपचाप हेयर स्टिल हरे रंग का हो गया, लेकिन प्यार जल्दी से भूरे रंग में बदल गया इस एक रात में। लेकिन फिर भी
कितने लोग वास्तव में उदासीन समृद्धि के प्रति उदासीन थे? झुकना। इस जगह पर हर कोई अंतिम विजेता बनने की उम्मीद करता है, लेकिन वे नहीं जानते कि भाग्य पानी पर तैरते जलकुंभी की तरह है, एक बहती हुई किस्मत जिसे किनारे पर वापस नहीं रखा जा सकता है। सम्राट थान तुयेन एक बुद्धिमान राजा थे, इसलिए भले ही वे ट्रांग उयेन नगी की सुंदरता से थोड़ा अभिभूत थे, लेकिन यह उन्हें राजनीति को पीछे छोड़ने और दाव नोक कैक में जल्दी जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब सरकारी काम खत्म हो गया तो वह उठकर दाउन गोक कैक की ओर चल पड़ा। तब तक तुआद घंटा बीत चुका था। तुआद घंटा लगभग 19-21 बजे। खोजे ने शाही पालकी उठाई और पत्थर की पक्की सड़क पर चल पड़ा। हर कदम पर बमुश्किल आवाज आ रही थी। जब फोंग कैन ने हवा में आड़ू के फूलों की खुशबू सूंघी तो दाव नोक कैक ठीक उसके सामने था। पर्दा उठाकर देखा तो सामने एक छोटी सी इमारत के सामने लालटेनें लटक रही थी। अंधेरे में एक लड़की लंबे अर्धचंद्राकार ब्लाउज और स्कर्ट पहने, एक षटकोणीय कांच की लालटेन पकड़े, चुपचाप दरवाजे के सामने खड़ी थी। मंद रोशनी में उसके बालों में लगी कांच की हेयरपिन खुश आंखों की तरह चमक रही थी। उस दृश्य ने पहली नजर में दर्शकों को चिंता में डाल दिया। सोच रहा था कि क्या रात की हवा उसे ठंडा कर देगी, और फिर वे उसे बचाने के लिए अपनी बाहों में खींचने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। फोंग कैन की भौहें थोड़ी हिल गईं। शाही गाड़ी रुक गई। उसने लड़की को देखा। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया, पालकी से बाहर निकला और उसके कोमल हाथों को पकड़ लिया। मेरी प्यारी उपपत्नी, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को अपने लबादे में लपेट लिया, मानो उसे सुरक्षा प्रदान करना चाहता हो। सम्राट के हाथ बहुत अच्छी तरह से संरक्षित थे। उनकी हथेलियों पर एक पतली परत थी, जो शायद घुड़सवारी और तीरंदाजी के प्रशिक्षण के दौरान बची हुई थी। ट्रांग लेकयेन ने अपनी आंखें नीची कर ली और सम्राट को उसे कमरे में ले जाने दिया। उसके हाथ में रखा कांच का दीपक सम्राट के हर कदम के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। उसके पीछे की परछाई भी थोड़ी सी हिल रही थी। नक्काशीदार लकड़ी के स्टैंड पर दीपक लटकाते हुए सम्राट को एक प्यारे मोटे सुअर की तस्वीर को देखते हुए, जिसे उसने दोपहर में अपने खाली समय में बनाया था। ट्रांग लेकयेन एक कप गर्म चमेली की चाय लेकर आई। महाराज, रात ठंडी है, खुद को गर्म करने के लिए एक कप गर्म चाय पी लीजिए। आपकी यह पेंटिंग, सम्राट थान तुयेन कहना चाहते थे, यह उतनी अच्छी नहीं लग रही है। यह वास्तव में शाही उपपत्नी निन्ह की तकनीक से बहुत ही घटिया थी। लेकिन उसकी नरम कमर पर नजर डालते हुए वह बस मुस्कुराए और कहा, वास्तव में कुछ अंतर है। महाराज, क्या आप गंभीर हैं? मैंने काफी समय तक अभ्यास किया है। आज उन्होंने मेरी पेंटिंग में सुधार के लिए उसकी प्रशंसा भी की। बोलने के बाद उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। फोंग कैन ने चाय का प्याला लिया। ट्रांग लेकयेन के चेहरे पर उत्साह देखा और याद किया कि यह तो बस एक लड़की थी जो अभी कुछ समय पहले ही महल में दाखिल हुई थी। उसके होठों के कोने पर हर भौंहा, हर मुस्कान में अभी भी मासूमियत की झलक थी। हालांकि उसका व्यवहार भी असामान्य रूप से आकर्षक था। शायद आज उसका समय अच्छा बीते। चाय का प्याला नीचे रखते हुए, रात की ओस से थोड़े ठंडे हाथों को थामते हुए उसने कहा, बहुत देर हो चुकी है, आराम करने का समय हो गया है। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसने देखा कि जो चेहरा अभी भी मासूमियत से मुस्कुरा रहा था, अब गुलाबी बादल से ढका हुआ था, अजीब तरह से आकर्षक, लोगों को तुरंत इसे खाने के लिए मजबूर कर रहा था। हेयरपिन को हटाकर और गर्म सुगंधित पर्दे को हटाकर मंदारिन बत्तखें रात के अंत पर पछतावा करते हुए आपस में लिपट गईं। पुरुषों के लिए, चाहे कोई महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, अगर वह बिस्तर में मरी हुई मछली की तरह सुस्त है,
तो उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रह जाती। ट्रांग लेक-येन ने खुशी खुशी इसका आनंद लेने के लिए अपनी गणना के आधार पर सम्राट के साथ, वे दोनों इस अभ्यास से बहुत संतुष्ट थे। फोंग कैन ने अपने बगल में लेटे हुए व्यक्ति को अपनी बाहों में खींच लिया। उसके हाथ के नीचे असामान्य रूप से चिकनी त्वचा ने उसे विरोध करने में असमर्थ बना दिया। उसका हाथ फिर से चला गया। इस ट्रांगुई नगी का स्वाद वाकई साधारण नहीं है। जब वह अभिनय करता है तो वह लगभग खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता और खत्म कर देता है। यह वास्तव में अवर्णनीय है। आज रात उसकी भूख फिर से बढ़ गई है। ऐसा सोचते हुए उसका हाथ धीरे धीरे नीचे चला गया। उस स्वादिष्ट स्वाद को फिर से चखना चाहता था। महाराज, मुझमें सचमुच कोई ताकत नहीं बची है। कमजोर और शर्मीली आवाज फोंग कैन को अपने हाथों की हरकतें रोकने पर मजबूर नहीं कर सकी। इसके विपरीत इसने उसे और भी ज्यादा पाश्विक बना दिया। एक और पागलपन भरा दृश्य शुरू हो गया। ट्रांग लेक-येन ने सम्राट की सेवा का आनंद लेते हुए उसकी गर्दन को गले लगाया। अपनी आंखें मूंदकर खुशी से सोचा, वास्तव में सभी पुरुष महिलाओं से अपनी बहादुरी के लिए प्रशंसा चाहते हैं। सम्राट की यह तकनीक भी बुरी नहीं थी, जिससे वह बहुत संतुष्ट हुई। कमरे के बाहर महल की नौकरानियां और यमदूत चुपचाप अपने सिर छिपाए हुए थे, जैसे कि उन्होंने अंदर की हलचल को नहीं सुना हो। सम्राट के मुख्य नपुंसक काओ डुक ट्रुंग ने छोटे नपुंसक को नहाने की सामग्री तैयार करने का संकेत दिया। उसने अपना सिर उठाकर सुनसान मंडप को देखा और मन ही मन सोचा, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यह दाओ नगोक मंडप कुछ दिनों तक जीवंत रहेगा। फोंग कैन ने उस लड़की की ओर देखा जो उसकी बाहों में गहरी नींद सो रही थी। खुश मनोदशा में वह उसे बाहरी कमरे में ले गया और तैयार बाथटब में प्रवेश किया। उसकी गोरी त्वचा पर गुलाबी धारियों को देखते हुए उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। महाराज, मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है। बाथटब में व्यक्ति ने अपने शरीर को झटका दिया। उसकी मोटी और चौड़ी हाथ को उसकी कमर तक नीचे खींचते हुए उसकी चकित उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस नहीं करती है कि उसका व्यवहार पहले से ही सम्राट के सामने असभ्य था। पेरोर की सेवा और मालिश करें। यह एक महिला की घमंड के लिए बहुत संतोषजनक था। झुआंग लुओन की घमंड आकाश में बढ़ गई थी। बहुत अच्छी तरह से कोई रास्ता नहीं था कि वह तुरंत जाग सकता है। सम्राट को देखते हुए, जैसे कि वह झुआंग वान्नी को जगाने का इरादा नहीं करता था, उसने सावधानी से आगे बढ़ा। कमरे से बाहर निकलते हुए फोंग कैन ने पाया कि बाहर सिर्फ 2 महल की नौकरानियां और एक हिजड़ा था। वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका और पूछा, आप सभी ट्रांगुई नगी की सेवा कर रहे हैं, तो बाकी नौकर कहाँ हैं? महाराज, ट्रांगुयन नगी की सेवा में केवल 3 नौकर हैं। फुकबाओ ने जमीन पर घुटने टेके और सावधानी से उत्तर दिया। यह सुनकर फोंग कैन की भौहें और भी ऊपर उठ गईं और काओ डुक ट्रुंग की ओर मुड़े। आप ट्रुंग तिन महल से कहिए कि कुछ नौकरों को दाओ नगोक मंडप में आने के लिए कहें। एक प्रतिष्ठित स्वामी की सेवा में केवल 3 नौकर क्यों हैं? हाँ, महाराज। काओ डुक ट्रुंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों के नीचे रेशमी जूतों को घूरते हुए कहा, मानो उसे इस बात की आदत हो कि जिस उपपत्नी को तरजीह दी जाती है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। पवित्र क्रॉस के दूर जाने का इंतजार करते हुए बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही ट्रांग लेक-येन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके कोमल और प्यारे होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हों। उनकी हड्डियों में अभी भी एम प्रवृत्ति होती है। एम मासोकिस्ट का संक्षिप्त नाम, प्रताड़ित होने की प्रवृत्ति। महल के नियमों के अनुसार सम्राट की कृपा पात्र हर उपपत्नी को अगली सुबह महारानी का अभिवादन करने के लिए आना चाहिए। कभी-कभी
अगर सम्राट को किसी सुंदरी पर तरस आता है तो वह उसे अभिवादन से छूट दे देता है। कल रात जब वह आधी नींद में थी, ट्रांग लेक येन ने थान तुयेन सम्राट को यह कहते हुए सुना कि उसे अगली सुबह सम्मान देने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह पहले वाली ट्रांग लेक येन नहीं थी। वह जानती थी कि इस हरम में घमंडी बनने के लिए सम्राट के पक्ष पर निर्भर रहना अच्छा नहीं होगा। यदि आप में लोगों को आकर्षित करने की दाजी जैसी क्षमता नहीं है तो दाजी के व्यवहार को सीखने की कोशिश न करें, खासकर तब जब वह प्रसिद्ध उपपत्नी अंत में बुढ़ापे से नहीं मरेगी। अपने मेकअप और पोशाक के साथ सुरुचिपूर्ण वेशभूषा के अनुसार सावधान रहें। बहुत अधिक चमकदार नहीं, लेकिन बहुत सादा और सरल भी नहीं, क्योंकि इस जगह पर जानबूझकर खुद को बहुत सादा बनाना एक तरह का जानबूझकर दम्भ बन जाएगा जो दूसरों को दूर कर देगा। महारानी जिंगयांग पैलेस में रहती हैं, जो वह जगह भी है जहां राजवंश की स्थापना के बाद से सभी पीढ़ियों की महारानी रहती आई है। महारानी सम्राट से 1 वर्ष बड़ी थी। हालांकि वह कृपा पात्र नहीं थी, लेकिन सम्राट महारानी का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए महल में उनकी स्थिति काफी स्थिर थी। दुर्भाग्य से महारानी ने केवल एक राजकुमारी को जन्म दिया और वह 2 साल की उम्र में मर गई, इसलिए केवल कृपा पात्र रखैलों को ही महल में हलचल मचाने का अवसर मिला। हरम में कृपा पात्र खोना आसान था, लेकिन कृपा पात्र वापस पाना मुश्किल था। इसलिए जब रखैलों ने ट्रांगुई नगी को महारानी का अभिवादन करने के लिए आते देखा तो वे सभी थोड़ा असहज महसूस करने लगी। स्पष्टतः वह एक अल्प सुंदर महिला थी, फिर भी उसने सम्राट का ध्यान पुनः आकर्षित करने के लिए क्या तरकीबें अपनाईं? आपकी उपपत्नी महारानी को अपना सम्मान अर्पित करती है। महारानी को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना है। शाही उपपत्नी न तो जल्दी आती थी और न ही देर से, जिसे उचित माना जाता था। समारोह के बाद रानी की निजी नौकरानी तुरंत उन्हें उठाने के लिए आगे आई, मानो वह कुछ दिन पहले के अपने ठंडे रवैये को पूरी तरह से भूल गई हो। अभी अभी सम्राट के पास सेवा करने वाला छोटा नपुंसक मुझे यह बताने आया था कि सम्राट ने आज सुबह जब आप आए थे तो आपको मेरा अभिवादन करने से छूट दे दी थी। कृपया जल्दी से बैठ जाइए। यद्यपि रानी की उपस्थिति उपपत्नी की तुलना में उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव सम्राट और महारानी की महिमा को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है, और उसकी हंसी भी उसकी दयालुता और उदारता को दर्शाती है। सम्राट और महारानी द्वारा इस उपपत्नी की देखभाल करना सम्मान की बात है। बस पिछले कुछ दिनों में इस उपपत्नी को महारानी से मिलने का मौका नहीं मिला है। मुझे बहुत शर्म आ रही है, इसलिए मैं आज आपको परेशान करने आया हूँ। कृपया महारानी को दोष न दें। ट्रांग लेक येन अपने दिल में ठंडी हंसी हंस पड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है कि अभिवादन करने की कोई जरूरत नहीं है? उसने समारोह करने से पहले यह क्यों नहीं कहा? वह तो सिर्फ दया और उदारता हासिल करना चाहती थी। इस महारानी का अभिनय बहुत फीका था। आप ऐसा सोच सकते हैं, यह महल बहुत राहत महसूस कर रहा है। ऐसा कहने के बाद महारानी ने ट्रांग लेक येन को कुछ और पुरस्कार दिए, जिससे रखैलें ईर्ष्यालु हो गईं। महिलाएं थोड़ी देर तक खुशी से बातें करती रहीं। अचानक हिजड़े की घोषणा सुनी, उपपत्नी थुक आ गई है, उपपत्नी तो आ गई है। ट्रांग लेक येन खड़ा हुआ और दोनों महिलाओं को शालीनता से अंदर आते हुए देखने लगा। सामने हल्के गुलाबी रंग की लंबी पोशाक पहने एक तेजस्वी सौंदर्य था, लगभग 20 साल की उम्र। हालांकि उसका शरीर विलो की तरह नरम था, उसके चेहरे पर अभी भी एक महान और अभिमानी अभिव्यक्ति प्रकट हुई थी। यह पहचानना मुश्किल नहीं था कि यह एक पसंदीदा उपपत्नी थी। उसके पीछे एक महिला थी, जिसका रूप भी उत्कृष्ट था, लेकिन उसके व्यवहार में थोड़ी कमी थी। उन दोनों के चेहरों में कुछ समानता थी। इस महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सामने चल रहे व्यक्ति से थोड़ा खौफ में थी।
आपका सेवक रानी को नमस्कार करता है। इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू ने धीरे से अपना सिर झुकाया। यह सिर्फ एक साधारण कार्रवाई थी, लेकिन इसे बेहद सुरुचिपूर्ण बनाया जा सकता है, जिससे ट्रैंग लाखियेन ने उसके दिल में गुप्त रूप से आहें भरी थी। कोई आश्चर्य नहीं, नीचे अधिकांश कॉन्सुबाइनों ने अपने शीर्षक का उपयोग नहीं किया, लेकिन अपने रैंकों को संबोधित करने के लिए अपने उपनामों का उपयोग किया। केवल इंपीरियल नोबल कंसोर्ट यान जू जेन याओ को यान शीर्षक दिया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उस दिन गलती से प्लम फॉरेस्ट में एक बेपनाह मुस्कान के बाद एक छोटे से सौंदर्य से चकित न हो। कंसोर्ट, यह देखा जा सकता है कि सम्राट ने उसका कितना पक्ष लिया। येन, जिसका अर्थ है सुंदर। सुंदर। कमरे में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसने रखैलों की ओर देखा, फिर रानी का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। रानी का उसके प्रति रवैया शाही कुलीन पत्नी थुक के प्रति जैसा नहीं था। ट्रांग लैकयेन इन रखैलों के प्रति महारानी के विचारों को नहीं समझ सकी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यदि येन क्वी टैन की पृष्ठभूमि थोड़ी भी नीची नहीं होती, तो वह अब केवल तीसरे दर्जे की रखैल नहीं होती। आज रानी के घर पर बहुत चहल पहल है। क्या यह ट्रांग मोई मोई की वजह से है, जिसे मैंने कुछ दिनों से नहीं देखा है? उपपत्नी येन की आंखें बहुत खूबसूरत थी। जब उसकी नज़र ट्रांग लैकयेन पर पड़ी, तो उसकी असामान्य रूप से कोमल और प्यारी मुस्कान ने ट्रांग लैकयेन को ठंडक का एहसास कराया। बहन, यह मैं हूँ। ट्रांग लैकयेन खड़ी हुई और चलने लगी। उसके होठों पर एक चमकदार मुस्कान थी। मैंने सुना कि तुम बीमार हो, लेकिन मेरे पास तुमसे मिलने का समय नहीं था। क्या अब तुम ठीक हो? उपपत्नी येन ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराई और शाही उपपत्नी थुक की ओर देखा। शाही बहन, देखो। शाही उपपत्नी उई के सुंदर चेहरे का वजन वास्तव में बहुत कम हो गया है। मिस उइन निघी ने वाकई थोड़ा वजन कम कर लिया है। हालांकि वह ठीक हो गई हैं, फिर भी उन्हें अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। शाही उपपत्नी थुक ने ध्यान से ट्रांग लैकयेन को देखा। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभरी। उसकी आवाज वसंत की हवा की तरह कोमल थी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, तो बस रानी या यहाँ की बड़ी बहनों के पास जाएं और उनसे कहें, अपने आप को पीड़ित न होने दें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बड़ी बहनों। मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने आपको चिंता में डाल दिया। ट्रांग लैकयेन अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर ये लोग वाकई उसे छोटी बहन मानते हैं, तो वे छोटी बहन उयेन निघी जैसे वाक्यांश पर इतना जोर क्यों देते रहते हैं? यह सिर्फ उसे याद दिलाने के लिए था कि उसकी हैसियत उनसे कम है, इसलिए सिर्फ इसलिए घमंडी मत बनो कि तुम पर कृपा की गई है। आप दोनों बहुत सामंजस्यपूर्ण हैं, मैं भी सहज हूँ। अभी अभी कांगएन पैलेस ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत आज आपको सम्मान देने से छूट दी गई है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वापस आ जाए। महारानी ने खूबसूरत महिलाओं से भरे कमरे को देखा और अपना हाथ हिलाया। महारानी ने ऐसा कहा था, और किसी भी उपपत्नी ने बेशर्मी से रुकने की हिम्मत नहीं की। वे सभी जिंग यांग पैलेस से चली गईं, और जब वे बाहर निकली, तभी उन्होंने अपनी असली प्रकृति का थोड़ा सा खुलासा किया। ईमानदार उपपत्नी जो पक्षपात की उम्मीद नहीं करती थी, जिंग यांग पैलेस छोड़कर चुपचाप चली गईं। केवल कुछ स्वार्थी इरादों वाली एक दूसरे का सामना करने के लिए छोड़ गईं। सबसे अधिक उत्साहित व्यक्ति ट्रांग टाइप डू होगा, क्या मैं सही हूँ? माँ टिप डू की आवाज न तो ऊंची थी और न ही धीमी, लेकिन वहां मौजूद हर किसी के लिए यह स्पष्ट सुनने के लिए पर्याप्त थी। हर कोई जानता है कि ट्रांग टिप डू ट्रांग उयेन नगी से 2 साल पहले महल में प्रवेश किया था, और ट्रांग उयेन नगी मुख्य पत्नी की बेटी थी। ट्रांग टिप डू केवल एक उपपत्नी की बेटी थी। जब से ट्रांग उयेन नगी महल में आई थी,
उसने कभी भी अपनी बड़ी बहन के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया था। आज माँ टिप्डू ने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि दोनों बहनें असहज हो जाए। ट्रांग टिप्डू को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसकी यह छोटी बहन एक दिन खड़ी हो जाएगी। हालांकि उसे उम्मीद थी कि ट्रांग उयेन नगी को कीचड़ में रौंद दिया जाएगा और वह अपने जीवन के बाकी समय में फिर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन यह उसकी दो बहनों का मामला था। यह माँ टिप जैसी छोटी सी जिला मजिस्ट्रेट की बेटी के हस्तक्षेप की जगह नहीं थी। वह मंद मंद मुस्कुराई और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। छोटी बहन सम्राट की संतुष्टि के लिए उसकी सेवा कर सकती है। क्या उपपत्नी माँ खुश नहीं है? माँ जियू की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह ठंडी हंसी और बोली, आप लोग वास्तव में करीबी बहनें हैं। ट्रांग बहनों के बीच के रिश्ते का वर्णन करने के लिए करीबी बहनों का उपयोग करना वास्तव में व्यंग्यात्मक है। ट्रांग लैक येन जानती है कि ट्रांग टाइप डू उसे पसंद नहीं करता है। बेशक, चाहे कोई भी हो, जब पहली पत्नी की छोटी बहन का सामना करना पड़ता है, जिसके पास सिर्फ चेहरा है, एक सनकी और आवेगी व्यक्तित्व है, और जो हमेशा आपका सामना करती है, तो करीब होना असंभव है। माँ टाइप डू की बातों का जवाब देने की जहमत न उठाते हुए ट्रांग टाइप डू की अभिव्यक्ति अप्रिय हो गई। ट्रांग लैक येन ने अपना सिर घुमाकर माँ टाइप डू को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बड़ी बहन माँ कई सालों से महल में है। हम में से किसके साथ उसका करीबी बहन जैसा रिश्ता नहीं है न? आप? माँ टिप डू का चेहरा काला पड़ गया। वह अब जवान नहीं रही थी और महल में जल्दी ही प्रवेश कर गई थी। वह अब केवल चौथे दर्जे की उपपत्नी थी और उसकी सुंदरता अब उन अन्य सुंदर लड़कियों की तरह ताज़ा नहीं थी। जब हम बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे जैसी छोटी शाही उपपत्नी के लिए बीच में बोलने की कोई जगह नहीं है। उपपत्नी माँ ने उसे ठंडे भाव से देखा। कोई मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। मास्टर। माँ जियू के बगल में खड़ी महल की नौकरानी भ्रमित और कांप रही थी। कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। छोटी बहन को शक है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। मैंने शुरू में सोचा था कि आपने कहा था कि हम करीबी बहनें हैं, इसलिए मैंने जारी रखने की हिम्मत की। मुझे नहीं पता था कि आपका मतलब उस तरह से नहीं था। ट्रांग लैक येन ने धीरे से अपना सिर झुकाया। माँ टिप डू की बढ़ती शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति को देखते हुए उसके मुंह के कोने पर मुस्कान न तो गहरी थी और न ही फीकी। हमारी आखिरी मुलाकात को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ट्रांग हुई नगी की जुबान बहुत तीखी हो गई है। तूंग हियन टैन ने दूर से नाटक को देखा और अपने पास खड़ी ओंग टैन से धीमी आवाज में कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके तरीकों में कोई प्रगति हुई है। ओंग टैन ने माँ टिप डू के अप्रिय भाव को देखा। मुझे नहीं पता कि ट्रांग हुई नगी के तरीकों में सुधार हुआ है या नहीं, लेकिन माँ टिप डू, वह जितने लंबे समय से महल में है, उसका दिमाग उतना ही कमजोर होता जा रहा है। उनमें से तीनों ने उसी दिन महल में प्रवेश किया। कॉन्सुबिन जियांग पहले से ही चौथे स्थान पर था। कॉन्सुबिन वांग भी चौथे स्थान पर था। केवल यह कॉन्सुबाइन माँ अभी भी एक चौथे रैंक अधिकारी था। जब वह 3 साल पहले अपने अभिमानी उपस्थिति के बारे में सोच रहा था, तब भी वह एक सर्कुलेस्टी स्माइल में था। अभी भी कैना उंग पैलेस के सामने, भले ही वे कहीं और थे, एक कॉप्यूबिन ने एक नौकर को एक नए प्राप्त शाही उपपत्नी के मुंह को थप्पड़ मारने के लिए आदेश दिया, जो ईर्ष्या और अनैतिकता थी। शो ने इसे देखा और 3 या 5 के समूहों में छोड़ दिया। एक पल में केवल कॉन्सुबिन झुआंग और झुआंग लोन को छोड़ दिया गया था। जब मेरी छोटी बहन बीमार थी, तो उसे अपनी बड़ी बहन की बहुत याद आती थी। ट्रांग लैक येन की मुस्कान सिर्फ उसके होठों तक ही सीमित रह गई और उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाई। उस दिन इस शरीर के मालिक के व्यवहार ने महारानी को असंतुष्ट कर दिया। उसे डर था कि ट्रांग टाइप डू को भी इसका कुछ श्रेय मिलना चाहिए।
ट्रांग टाइप डू ने सीधे ट्रांग लेक येन की आंखों में देखा। ये आंखें बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसे घृणा महसूस हुई। फिर उसने व्यंग्य किया, महल की नौकरानी तावू का हाथ पकड़ा और ठंडे स्वर में कहा, छोटी बहन, तुम्हें ऐसा क्यों होना है? वह अपनी छोटी बहन से 2 साल पहले महल में दाखिल हुई थी, लेकिन क्योंकि वह एक उपपत्नी की बेटी थी, उसने इतने लंबे समय तक अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक छोटी उपपत्नी की स्थिति में रही, जबकि यह अभिमानी छोटी बहन सिर्फ मुख्य पत्नी की बेटी के रूप में अपनी स्थिति के कारण महल में प्रवेश करती है और उसे तुरंत 5वीं रैंक की कुलीन उपपत्नी का खिताब दिया जाता है और रातों रात उसका पक्ष लिया जाता है और उसे 5वीं रैंक की शाही उपपत्नी के रूप में पदोन्नत किया जाता है, जो उससे बहुत कम नहीं है। यह कहना सही था कि वह अनिच्छुक थी और यह कहना सही था कि वह उससे नफरत करती थी। ट्रांग वियन थान वास्तव में चाहती थी कि यह छोटी बहन अनुग्रह से बाहर हो जाए और उसे ठंडे महल में निर्वासित कर दिया जाए, और यहाँ तक की उम्मीद थी कि वह चुपचाप इस हरम से गायब हो जाएगी। लेकिन ट्रांग लेक येन स्पष्ट रूप से अनुग्रह से बाहर हो गई थी। उसने स्पष्ट रूप से महारानी को नापसंद कर दिया था। वह सिर्फ एक रात के बाद फिर से अनुग्रह में क्यों आ गई, और यहाँ तक कि महारानी का उसके प्रति रवैया भी बदल गया। क्योंकि वह मुझसे थोड़ी अधिक सुंदर है, या इसलिए कि वह पहली पत्नी की बेटी है? ट्रांग लेक येन ने ट्रांग टाइप डू की आंखों में घृणा देखी, इसलिए उसने अपनी आंखें नीची कर ली और वान टिच की मदद करने के लिए आगे बढ़ी। आज छोटी बहन थोड़ी थकी हुई है, कृपया मुझे पहले जाने की अनुमति दें। ट्रांग लेक येन के समूह को दूर जाते हुए देखकर ट्रांग टाइप डू ने धीमी आवाज में पूछा, क्या दाओ नोक कैक से कोई खबर है? मास्टर, मैंने सुना है, तावू ने फुसफुसाते हुए कहा। आज सुबह मुख्य नपुंसक काओ डुक ट्रुंग व्यक्तिगत रूप से 6 योग्य नौकरों का चयन करने और उन्हें दाओ नोक कैक के पास भेजने के लिए ट्रुंग तिन्ह महल गए थे। मैंने सुना है कि सम्राट चिंतित थे कि दाओ नोक कैक में बहुत कम नौकर थे, जिससे ट्रांगुई नगी को परेशानी हो रही थी। नुकसान? उपपत्नी मंद मंद मुस्कुराई। किस शाही उपपत्नी के पास इतने नौकर नहीं होते? वह क्यों परेशान है? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, ट्रांग टाइप डू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दिल की बेचैनी को दबाने की कोशिश की और अपने घर लौट आई। मास्टर, वह ट्रांग परिवार की युवती नहीं है, मत भूलिए। ट्रांग लेक येन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या इस हरम में बहन जैसा प्यार नाम की कोई चीज हो सकती है? महाराज, क्या हम आज पत्ते पलटेंगे? काओ देजोंग ने हिजड़ों के हिजड़ों को अंदर ले जाकर देखा कि सम्राट अपना सिर स्मारकों में दबा रहे थे और जल्दी से अपनी आवाज कम करके पूछने लगे। लाल स्याही में भीगे शाही ब्रश को पकड़े हुए फेंग जिन का हाथ एक पल के लिए रुक गया, ट्रे पर रखे कार्ड पर नजर डाली। उसका हाथ एक जेड कार्ड की ओर बढ़ा, जिस पर उकेरा गया था, कुंग एन थान थुक्वी फी तो थी नू तू। उसकी उंगली की नोक ने बस ठंडे जेड को छुआ, अचानक रुक गया, एक लकड़ी के कार्ड को पलटने के लिए मुड़ा। काओ देजोंग ने कार्ड को देखा कि सम्राट फिर से स्मारकों को पढ़ने के लिए नीचे झुक रहे थे, इसलिए उन्होंने हिजड़ों के हिजड़ों को बाहर निकाला। सम्राट के मौखिक आदेश को आगे बढ़ाओ। आज रात दाओ नोक मंडप दीप जलाएगा।